Hello everyone, myself Rohit Kanungo. I am maths teacher at Minerva Study Circle, Ghumarmi, Himachal Pradesh. And today I'll be talking about few questions of JEE Advanced which happened last month, that is in May 2026. And I'll be taking question number 5, 7, 8 of paper 1. So let's get started. So this question says, suppose that box 1 contains 6 red balls and 9 green balls. Box 2 contains 8 red and 12 green balls. All of the balls of box 1 and box 2 are mixed together and a ball is chosen at random from them. Let even be the event that ball chosen belong to box 1. So what will be the probability of even? This will be, even is the event that ball chosen belong to box 1. So box 1 में 15 balls हैं, तो और total balls ये 15 और ये 20, टोटल 35 balls हैं, 3/7. And E2 be the event that ball chosen belong to box 2. So उसकी probability आ जाएगी 20/35, that is 4/7. Then F1 be the event that ball chosen is red. Red हमारे पास 14 balls हैं, so 14/35, that will be 2/7. And F2 be the event that ball chosen is green. So green हमारे पास 21 है, 21/7, that 21/35, that is, अच्छा यहाँ 5 हो गया, and this is 21/35, that is 3/5, है ना जी. Then which of the following statement are true? The event even and F1 are independent. तो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर कोई भी दो इवेंट्स हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, मान लीजिए x और y इंडिपेंडेंट चाहिए, तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए. ठीक है जी. तो अब आपको ऑप्शन 1 में बोल रखा है कि E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट. सो विल चेक आउट फॉर ए ऑप्शन. We will check out probability of intersection of these two events. ठीक है. So intersection की probability, अब देखिए क्या event क्या बनेगा ये E1 intersection F1 की बॉल जो निकले वो box 1 से निकले और साथ ही साथ वो red निकले. तो I think this will be 6/35, that is 6/35 only, no cutting will be there. एंड अब ये मैं कह रहा हूं बराबर आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 के. सो लेट्स चेक. सो E1 की प्रोबेबिलिटी है अपने पास 3/7 एंड F1 की प्रोबेबिलिटी अपने पास 2/5. सो दिस इज अगेन 6/35, है ना. तो बराबर आने लग रही है. तो यही कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, तो ऑप्शन ए तो सही बन गई. सिमिलरली आप इस कॉन्सेप्ट से चेक करेंगे, ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि E2 और F2 इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट आएंगे. वो कह रहा है डिपेंडेंट है, तो नहीं है वो ऑप्शन बी. अब सी और डी ऑप्शन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जिक्र कर रखा है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, ये क्या चीज है? ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट E की, नोइंग दैट इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो ये किसके बराबर रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, है ना. डिवीजन में ये वाली चीज आएगी. तो आपको बोल रखा है इस क्वेश्चन में, सी ऑप्शन में, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E1 इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E2. तो ये किसके बराबर हो जाएगी? F1 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना जी.
तो अभी हम करके हटे हैं कि E1 इंटरसेक्शन F1 होगी 6/35 डिवाइडेड बाय E1 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/7। तो अगर हम यहाँ कटिंग करें 2 एंड दिस इज 5, सो आई थिंक ये 2/5 आने लग रही है। ठीक है जी, 2/5 आने लग रही है। और जो दूसरी उसने बोल रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E2, ये इसके बराबर आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो E2 इंटरसेक्शन F1 क्या रहेगा? E2 इंटरसेक्शन F1 रहेगा कि आपकी जो बॉल निकले वो निकले बॉक्स 2 से, और F1 का जिक्र है, F1 निकले यानी कि रेड निकले, तो बॉक्स 2 में रेड बॉल्स हैं 8, तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी 8/35 डिवाइडेड बाय E2 जो रहेगा, E2 रहेगा 4/7। सो ये भी 2/5 आने लग रही है। ठीक है, तो उसका ये कहना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर हैं, सही है। सिमिलरली आप चेक करिए ऑप्शन डी के लिए, तो जो प्रोबेबिलिटी उसने बोल रखी है ग्रेटर देन आनी चाहिए दूसरे से, वो ग्रेटर नहीं आएगी, आई थिंक लेस आएगी, तो डी ऑप्शन नहीं बैठेगी, इसकी ऑप्शन है ए एंड सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलस का क्वेश्चन है, एंड लेट R denote the set of real numbers. Let f be from R to R be an arbitrary function, and let g from R to R be function defined by g of x. देखिए g फंक्शन का जिक्र कर रखा है जो कि R to R है, एंड g of x जो बोल रखा है वो बोल रखा है x into f of x. So which of the following is are true? ठीक है, तो कंटिन्यूटी का जिक्र कर रखा है और डिफरेंशियबिलिटी का जिक्र कर रखा है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो कंटिन्यूटी की पहले बात करता हूं। किसी भी पॉइंट ए पे अगर मेरी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का। साथ ही साथ डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं, डिफरेंशियबिलिटी किसी भी अगर पॉइंट पे चेक करते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो हम ये लिमिट्स को यूज करके इसका डेरिवेटिव इवेलुएट करते हैं, और बात रह जाती है कि डिफरेंशिएबल होगा भी कि नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा भी नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ता है, इसको हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में तोड़ना पड़ता है। ठीक है जी, ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने लग रहे हैं। सो ये ऑप्शन क्या कहती है, सीधे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन कह रही है कि द फंक्शन g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो लेट्स चेक। 0 पे कहता ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे एक आर्बिट्री फंक्शन इन्वॉल्व है f, और अगर मैं g की वैल्यू 0 पे निकाल लूं तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और कंटिन्यूटी के लिए हम चेक करेंगे तो हम बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 0 दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू। हाँ, हमें g पे कमेंट करना है तो g को मैं भरूंगा तो यहाँ x भी आएगा। ठीक है जी, और दिस शुड बी इक्वल टू g ऑफ 0 विच इज 0। ठीक है, ये जो है मेरी चीज, ये मुझे g के लिए चेक करनी थी, है ना। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि f एक आर्बिट्री फंक्शन इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी, f एक आर्बिट्री फंक्शन इन्वॉल्व किया हुआ है, तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं, लिमिट किसके बराबर आएगी। अब कोई सोचेगा कि यहाँ x 0 भर दें और 0 इंटू एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि f ऑफ x की क्या डेफिनेशन है। हमें तो आर्बिट्री फंक्शन बोल रखा है f ऑफ x, बट मान लीजिए जैसे आपका f ऑफ x ऐसा कुछ रहता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, तो इसको x को न्यूट्रलाइज कर लेता, काट देता, एलिमिनेट कर देता। तो फिर वो डिपेंड करेगा f ऑफ x क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन है। जैसे इस केस में अगर हम 0 पे चेक करें तो इसका डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, x खत्म हो जाएगा, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होगी, राइट हैंड लिमिट 0 हो जाएगी, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी नहीं, है ना, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। सो सिमिलरली यहाँ पे ना हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि क्या ये 0 के बराबर ही हमेशा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि f क्या रहने वाला है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन g जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ये ऑप्शन पे नहीं हम टिक लगा रहे। अब हम जाते हैं बी ऑप्शन की तरफ।
तो बी ऑप्शन क्या कह रही है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 if f is continuous at x is equal to 0 then g is differentiable at x is equal to 0। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। पहले कहता है f कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है अगर x is equal to 0 पर तो ये चीज बराबर आ रही है, लेट्स से किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर आ रही है। अब कहता है g डिफरेंशिएबल रहेगा एट x इक्वल टू 0। तो g अगर g की डिफरेंशिएबिलिटी देखें 0 पर, सो g की डेफिनेशन भर दूं x f ऑफ x माइनस g ऑफ 0 विच इज 0 डिवाइडेड बाय x, ये यहां तक पहुंच जाएंगे। अब यहां बच्चों एक बात बोलना चाहूंगा कि अब आप बोलेंगे सर यहां पे आपने LHL RHL में नहीं तोड़ा, इस चीज को आपने x अप्रोचेस 0 नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x में नहीं तोड़ा। तो जरूरत नहीं लगी थी मुझे तो नहीं तोड़ा मैंने, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और मैंने कहा किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर आ रही है, तो डेफिनेटली इसकी LHL और इसकी RHL बराबर ही आई हैं, कोई कॉमन वैल्यू है। ये दोनों लिमिट्स LHL और RHL कोइंसाइड कर रही हैं और वही कॉमन वैल्यू लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो यहां पर भी जब आप बोलेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए या ये फंक्शन जी एक्स पे x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, और जो कि ऊपर वाली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही आने लग रहा है। तो आई थिंक दिस विल बी अगेन, जैसे हमने वैल्यू अज्यूम कर रखी है लैम्डा उसी के बराबर आएगा ये, है ना जी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी तभी खत्म होती है किसी फंक्शन की, या कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी नहीं होता है या उसका डेरिवेटिव तभी नहीं एग्जिस्ट करता है अगर LHD और RHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए। ठीक है जी। तो इस केस में तो बराबर ही आएंगे, क्योंकि मैंने ऊपर खोल के दिखाया है आपको कि इसका अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात करें तो ऊपर वाले की वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव बात करें ऊपर वाले का राइट हैंड लिमिट है। तो आई थिंक बी ऑप्शन उसकी सही है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन है कि इफ g is differentiable at x is equal to 0 then f is continuous at x is equal to 0। अब g डिफरेंशिएबल है, g डिफरेंशिएबल है at x is equal to 0। अगेन मैं डेफिनेशन भरूं इसकी, तो ये माइनस g ऑफ 0 विच इज 0 डिवाइड बाय x, है ना जी। तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है, x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन अगेन डिफरेंशिएबल है, तो अगेन इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, और वो दोनों वैल्यूज आ रही हैं किसी म्यू, कोई कांस्टेंट ले रखा है म्यू, उसके बराबर आ रही हैं। ठीक है जी। अब आपको बोलता है देन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए जी, अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन f की 0 पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये तो आ गई इसके बराबर, ये जो हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं म्यू, इसके बराबर आ गई ये वाली चीज, है ना। बट बच्चे f ऑफ 0 पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, क्या वो म्यू के बराबर है जो हमने एक कांस्टेंट अज्यूम करा है। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो उस म्यू के बराबर ही आए। ये सारा अगर f ऑफ x का आर्बिट्री सेटअप लेके चलें तो उसमें मेरे लिए कमेंट करना कि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है और वो क्या म्यू के जो हम एक कांस्टेंट अज्यूम करें उसके बराबर होगी। आई कांट कंक्लूड दिस। ठीक है, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन हमारी जो है इस पे मैं बोलूंगा कि नहीं, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि whenever g is differentiable at x is equal to 0 then f is continuous at x is equal to 0। so now I'll check d option। so d option में क्या कह रहा है वो, d option में कह रहा है कि if g is differentiable at x is equal to 0 then limit x approaches to 0 f of x exists। देखिए सी ऑप्शन से ही हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं डी ऑप्शन को भी, कि वो कह रहा है कि g डिफरेंशिएबल है। g डिफरेंशिएबल है तो ये आपकी जो लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x है वो किसी कांस्टेंट म्यू के बराबर आ रही है। कहता है दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, 100% दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज अगर हम इसको तोड़ भी दें, इसका डेरिवेटिव तोड़ भी दें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो बराबर ही आएगा म्यू के। तो ये जो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया रहता है कि दोनों LHL RHL बराबर हैं। तो इस केस में आपकी जो LHL RHL है वो बराबर है और किसी कांस्टेंट म्यू के बराबर है, तो ऑफ कोर्स दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। तो सी ऑप्शन से ही डी पे कंक्लूजन हम कर सकते हैं। तो आई थिंक इसकी डी ऑप्शन सही है और इसका सही आंसर बनेगा बी एंड डी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। कंसीडर द मैट्रिक्स M 2 - 1 1 0
let p q r s a b c d be integers such that m raised to power 26 is p q r s and summation k 1 to 26 m raised to power k is equal to a b c d. Then which of the following statements is are true? तो हमें ये ऑप्शन चेक करनी है कि कौन सी इसमें से ट्रू है. ऑब्वियसली मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन सी सही बनती हैं इसमें. तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स दी होती है, हम उससे पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है ना. जैसे हम एम स्क्वायर के लिए ट्राई करें, एम स्क्वायर के लिए दिस विल कम आउट टू बी 4. I beg your pardon. 4 minus 1 3 and minus 2 and 2 and minus 1. M3 के लिए ट्राई करें. M3 will be m square multiplied by m. So this will be equal to what? Row into column. So 6 minus 2 4 and minus 3 and this will be 3 and minus 2. यहां से अगर मैं पैटर्न ऑब्जर्व करूं कि देखिए जब आपकी m की पावर 1 थी यहां पे 2 आया, यहां पे जब 2 था तो यहां 3 आया, m का जो स्क्वायर था. m3 में यहां 4 आया, तो isn't it is safe to write कि m raised to power k के लिए आपके पास यहां k plus 1 आ रहा है. ठीक है जी. और यहां पे माइनस k आ रहा है, यहां k आ रहा है एंड लास्ट में 1 माइनस k आ रहा है. एक जनरल पैटर्न ऑब्जर्व करके हमने m raised to power k के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया, जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया. इसके बाद अब हम ऑप्शंस की तरफ चलें. तो फर्स्ट ऑप्शन कहती है देयर एग्जिस्ट 2 by 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n विद रियल एंट्रीज सच दैट mn इज इक्वल टू n इनटू दिस. सो अगर मैं इसमें टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स कर दूं, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा. सो इसको अगर हम चेक करें m का डिटर्मिनेंट इंटू n का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है. m का भी डिटर्मिनेंट अगर आप चेक करेंगे तो वो 1 ही है. ठीक है जी. तो यहाँ पे सही बैठी बात है ना. हालांकि इसको एक और तरीके से भी सोचा जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे एक n मैट्रिक्स प्रपोज कर सकते हो x y z w. और एक और बात यहाँ पे आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल रखी थी n मैट्रिक्स. बच्चों कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होती है अगर वो नॉन सिंगुलर हो. नॉन सिंगुलर यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो. और यहाँ पे हम जो इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर पा रहे हैं वो इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है. ठीक है जी. अब मैं जो n को एक मैट्रिक्स प्रपोज करके चल रहा हूँ x y z w, तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं बिना डिटर्मिनेंट के, इसको एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करूं, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आता है और एक्स वाई में रिलेशन आ जाता है. एक्स और जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड आता है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू में रिलेशन आता है वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू. मैंने सॉल्व कर रखा है. तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि मैं इसका करने का एक ये रीजन था कि कुछ ऐसा ना आ जाए, कुछ फॉल्स कंक्लूजन ना आए, है ना. तो यहां से कोई परेशानी आई नहीं और आप यहाँ पे भी कुछ वैल्यू डाल के z की वैल्यू डाल के या w की वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि x y क्या बन रहे हैं और ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बनेंगे और आप किसी एक के लिए चेक कर सकते हैं कि LHS RHS के बराबर आ भी रही है कि नहीं. तो बच्चे ये तो थी ए ऑप्शन, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट. अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. ये रब कर लेते हैं. चलो इसको दोबारा लिख लेंगे. m रेज टू पावर k हमारे पास आया था k प्लस 1 माइनस k
के और 1 माइनस के, ऐसा कुछ है ना। तो अब हमें ए के लिए यहां पर जाना पड़ेगा, समीशन वाले एक्सप्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो समीशन के 1 to 26 इज दिस इज के प्लस 1 माइनस के 1 माइनस के। तो ए के लिए मुझे इसको सॉल्व करना है, समीशन के 1 to 26 के प्लस 1 है ना जी, इज इक्वल टू ए। सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 26 नेचुरल नंबर, 26 into 27 divided by 2, 13, 27 into 13 is 21, 2, 6, 13 plus 2, 15, 1, 351 plus 26, 377, ये आने लग रहा है 377, उसने 378 बोल रखा है, सही नहीं है ना जी। ए ऑप्शन हमारे पास सही आ गई थी, बी ऑप्शन सही नहीं है। अब सी और डी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी और डी ऑप्शन को चेक करने के लिए उसने बोल रखा है फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स m and n देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स x and y सच दैट px plus qy is equal to m and rx plus sy is equal to n, है ना। तो यहां एक्स वाई को बता रहा है कि यूनिक इंटीजर्स आएंगे एक्स एंड वाई। पहले तो यूनिकनेस की बात करें तो यहां से अगर मैं डेल्टा चेक करूं, दैट इज बेसिकली पी क्यू आर एस। सो इफ यू ऑब्जर्व इट, दिस इज बेसिकली m raised to power 26 का डिटर्मिनेंट, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 26 विच इज 1। सो ये जो आया नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट कंफर्म्स दिस pair of linear equation in two variables is going to give you unique solutions. So he also wants integral solution, unique integral solutions. So for unique integral solution, students, how will we check? That will apply the Cramer rule, that is x is equal to delta 1 upon delta and y is equal to delta 2 upon delta. And what your delta is, delta 1 is, you replace your this P and R by M and N, ठीक है जी। अच्छा, हमने यहाँ पे P Q R S अगर बनाए हैं, जनरल एक्सप्रेशन से बनाए तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा कि हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी तो 26 plus 1 27 and this is minus 26, this is 26 and this is minus 25, ठीक है जी। तो P is 27, Q is minus 26, R is 26 and S is minus 25. ओके, सो डेल्टा 1 के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ 27 है और यहाँ 26 है और मुझे मुझे इसको रिप्लेस करना था M और N से, ठीक है जी। M और N से रिप्लेस करना था और आपके Q और S यानी कि -26 और -25 एज इट इज आएंगे। तो बच्चों उसने आपको बोल रखा है यहां पर कि जो तो आपके m और n है वो भी इंटीजर्स हैं, जो तो आपके m और n है वो भी इंटीजर हैं। ऑब्वियसली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आपकी कुछ इंटीग्रल ही वैल्यू आएगी, लेट्स से z1, और आपको पता है कि आपका डेल्टा जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो आपका डेल्टा 1 अगर इंटीजर आउटपुट दे रहा है तो आपको x भी जो मिलेगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। और सिमिलरली y के लिए होगा, तो आई थिंक उसकी सी ऑप्शन भी सही है। अब मैं लास्ट में डी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। डी ऑप्शन के लिए बच्चे हमें क्या करना है, डी ऑप्शन के लिए फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर t द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें उसने ए बी सी और डी यूज कर रखे हैं, तो ए बी सी डी यही समीशन वाले तो मैंने सॉल्व कर रखे। a इज 377, हमने निकाल भी लिया था ये, तो दिस इज -351, दिस इज 351 एंड दिस इज -325, -350, ठीक है जी। तो अब हम उसकी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसने टू वेरिएबल, उसको देखते हैं वो क्या बन जाएगी। दिस इज 377 प्लस t इंटू एक्स प्लस बी वाई, तो माइनस आ जाएगा,
माइनस 351 y इज इक्वल टू 1 एंड c यानी कि 351x एंड d प्लस t यानी कि t माइनस 325y इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। उसको अगेन यूनिक सोल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपका डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा आपका बन क्या जाएगा, डेल्टा बनेगा 377 प्लस टी माइनस 351 एंड टी माइनस 325। ठीक है जी। तो अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर मैं t की वैल्यू -26 रखूंगा तब ये डेल्टा जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चेक करके देखिए, वहां 351 का स्क्वायर है, यहाँ पे अगर -26 डाल रहे हैं तो ये 351 बन रहा है, ये -351 बन रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है। वो बोलता है फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर t, है ना। तो उसका बोलना तो गलत नहीं हुआ क्योंकि हमारी तो नेगेटिव वैल्यू है। और बाकी कोई भी और वैल्यू हो, कोई भी t की और कोई भी वैल्यू हो -26 को छोड़ के, उसके लिए ये जो डेल्टा है नॉट इक्वल टू 0 ही आने वाला है। यानी कि आपके जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इसके यूनिक सोल्यूशन आने वाले हैं। तो आई थिंक डी ऑप्शन भी सही है। तो बच्चों इसके आंसर बनेंगे ए, सी एंड डी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।